अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का दूसरा लेक्चर रहेगा। जो हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ डिस्कशन जो हमारे होंगे: मुगल एम्पायर एन ओवरव्यू, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, डिटेल में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें होगा हमारी जो सब रीडिंग्स होंगी। 9 लॉ ऑफ सक्सेशन होगा, लेक ऑफ मिलिट्री एफिशिएंसी, सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइज ऑफ मराठास, इग्नोरेंस टुवर्ड्स सी पावर, अटैक्स ऑफ इन्वेडर्स। ये ओवरऑल हमारी एरियाज रहेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं हमसे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ओवरव्यू से। देखें, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से मुसलमान एंटर हुए थे सब कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा जो मुस्लिम रूल एक इफेक्टिवली चला था वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स तक चला था। मुसलमानों ने जिस तरीके से हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक इस्लाम की फाउंडेशन रखी, उसी इसेंस को अच्छी तरीके से होल्ड किया था मुस्लिम रूलर्स ने। काफ़ी सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। उसके बाद ये स्पेशली जितनी फर्दर एक मिक्स्ड कल्चर, जिस तरीके से हमने पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं सुना उसको आप सुन लें, किस तरीके से एक मिक्स्ड कल्चर वहाँ पे प्रोमलगेट हुआ था। उसके बाद जो मुसलमानों की जो पावर था, जिसके बेस पे एक मुस्लिम रूल स्टैंड था, खड़ा हुआ था, वो आप हमारा कौन सा था? मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जस्टिस था और इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी थी। जो कि हमने ऑलमोस्ट ये चीज़ें अपने पहले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं कि किस तरीके से मुसलमानों ने अपनी एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके बेस पे मुस्लिम एम्पायर खड़ा था? मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। जस्टिस, जो कि पोस्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम किस तरीके से जस्टिस उन्होंने इंश्योर किया था, वो सारी। और इस्लाम में आप देख लें, इस्लाम में जितने भी टेनेट्स हैं उसमें आप मिलिट्री के कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ ऑफ मिलिट्री कौन से हैं। उसके बाद जस्टिस, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्टिस को कितना प्रमोट किया है, वो चीज़ें आप देख लें। उसके बाद इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है इनको भी, कि किस तरीके से मुसलमान इंटेलेक्चुअल थे, किस तरीके से वो नॉन मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटीज होती थी उनको वो अट्रैक्ट करते थे। उसके बाद भाई जो मुस्लिम एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, पर वो जो मुगल एम्पायर्स थे, मुगल्स थे जितने भी, उन्होंने इस्लाम जो का जो एक एसेंस होता है ना, उसको प्रिजर्व करने में वो फेल हो गए थे। किस तरीके से? देखिए, जो औरंगजेब था वो एक आखिरी रूलर था जिसने अपने पावर को अच्छे से इस्तेमाल किया था। औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल एम्पायर की ग्लोरी थी ना, वो कंप्लीटली एक जो है ना डिस्ट्रक्शन वाले मोड में आ जाती है। ये एक वो बंदा था जिसने मुगल एम्पायर में अपने पावर को अच्छे से यूज करके एक स्टेट को मेंटेन किया हुआ था। उसके बाद इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली आता है ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह। अब ये वो थी जिसने मुगल्स के जो है ना एक कमर तोड़ दी थी। इसके बाद काफी सारी स्टेट्स थी जो कि अपने आप को सवरीन करने लग गई थी। वो कौन से थे? जैसे मराठास, सिक्स। अब फर्दर ये एक ओवरव्यू है इनका, आगे चल के हम इन पे एक डिटेल्ड भी स्लाइड्स बनी हुई हैं। एंड उसके बाद फाइनल बहादुर शाह जफर, जो कि एक टाइटुलर थे, एक नॉमिनल रूलर था वो। और नॉमिनल रूलर इसलिए था क्योंकि वो पेंशन लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऑब्वियसली अब जैसे हम सुनते आते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब एक बहादुर शाह जफर मुगल रूलर है और वो पेंशन ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि वो सारी जो उसकी एक्टिविटीज होंगी वो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी। फर्दर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितनी भी हमारी स्लाइड्स जैसे मैं बनाता हूँ ना, वो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो, आप कोई नोट्स मेकिंग में आपको डिफिकल्टी ना हो, आप यहीं से चीज़ें निकाल के अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। वो कौन कौन से कॉजेज थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और
ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ गई थी। फर्स्टली आएंगे नो लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये क्या था कि जितने भी रूलर्स होते थे, जैसे एक स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ होता है एक स्टेट में, चाहे वो मोनार्क हो या उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, तो अगर एक आपका बादशाह है वो रिटायर हो जाता है या मर जाता है या किसी ना किसी कंडीशन में वो अपने जो है ना थ्रोन से डी थ्रोन हो जाता है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर लॉ होते हैं कि हम इसके बाद इस तरीके से एक आएगा। तो वो डिफरेंट रूल्स किस फॉर्म में होते हैं, कहाँ पे कहीं न किसी स्टेट में लेजिस्लेशन होती है, किसी में फिर आपके जो है ना वो क्या बोलते हैं हम इसको हायरार्की होती है कि भाई जो सबसे एक्सपीरियंस्ड होगा बंदा, काबिल होगा, जिसने अपने स्टेट अफेयर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट किया होगा वो आएगा, और कुछ हेरिडिटरी होते हैं। पर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रूल नहीं था कि एक बादशाह अगर मरेगा तो दूसरा किस कंडीशन में आएगा। तो जैसे ही एक बादशाह इनेप्ट हो जाता था या मर जाता था किसी वजह से, अपना एम्पायर छोड़ देता था, तो उसका क्या होता था, वहां पे जंग स्टार्ट हो जाती थी दोनों के बीच में। दो दो बंदे आ जाते थे उस रूल को क्लेम करने के लिए, तो आपस में लड़ते थे। जो बंदा मर जाता था वो खत्म, जो उसमें से जीत जाता था, बच जाता था, वो आपका रूलर हो जाता था। तो ये वहां पे कोई लॉ नहीं था जिसने मुगल एम्पायर को एक डिस्ट्रॉय करने का जो ना फाउंडेशन रखी थी। देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सेशन। उसके बाद जी हम आते हैं लेक ऑफ मिलिट्री एफिशिएंसी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मुसलमानों के पास कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, कितनी 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 उन्होंने जंगें लड़ी थी। तो ये चीज जो थी ना ये एब्सेंट थी मुगल्स में। मुगल के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, और अगर आर्मी अगर थी भी तो वो डिवाइडेड थी। राजपूत थे तो वो सेपरेट उनकी पल्टून बन गई थी। वहां पे अगर कोई आपके दूसरी कोई नेशन होती थी, जैसे आप सिंधी लगा लो, तो उनकी आप सेपरेट कर देते थे। दूसरी कोई भी अरब होते थे उनकी सेपरेट होती थी, और वो लड़ते, और अपने जो जितने भी उनके डिसीजन मेकिंग होती थी वो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस एंड एथनिक बेसिस पे उनकी चीजें होती थी। अब जो एक आपकी अपनी ही आर्मी डिवाइडेड हो और अपने इंटरेस्ट के लिए वो लड़े, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेट को कोई नहीं बचा सकता। तो और ये चीज थी, ये चीज कॉमन थी, और वहां पे जितनी भी आपकी आर्मी एंड मिलिट्री होती थी उनमें डिसिप्लिन, कोहेजन, पेट्रियटिज्म, ये कोई चीज उनमें नहीं होती थी। और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर ने अपनी जो इसेंस थी उसको हार दी। उसके बाद ये आते हैं सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे दीन इलाही एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। अब दीन इलाही को प्रमोट करने में किसका हाथ था? राजपूत का। अब वहां पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे, अकबर वो उनको आके बोलते थे, देखिए आप कितने बड़े महान जिले इलाही हैं, आप कितने बड़े बादशाह हैं। अब ये है कि आप तो यू आर द शेडो ऑफ गॉड, तो बनउज़बिल्ला आप तो खुदा की परछाई हो। तो खुदा को इतने सजदे करते हैं, जैसे भी आपके हमारे पास हमारे एम्पायर में जैसे भी लोग आएंगे तक पे, वो क्या करेंगे? आपको सजदा करेंगे बिकॉज ऑफ योर हाईनेस। अब इसमें क्या था कि जितने भी वहाँ पे मुसलमान थे वो अगेंस्ट हो गए थे। कोई भी मुसलमान जिसने इस्लाम को अच्छे से समझा होगा वो कभी भी किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुगल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ थी मुसलमान, वो उससे निकलते गए मुसलमान, और वो हिंदुओं से मिलकर मुसलमानों के जितने भी इस्लाम के टेनेट होते थे उस पे हमला करते थे कि आज देखें आपको आके सजदा करना है, आज आपको ये करना है, आपको नमाज इस तरीके से पढ़नी है। तो ये चीजें भी वहाँ पे कॉमन थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये राइज ऑफ मराठा। मराठा तो एक ये एक टर्निंग पॉइंट था। rise of Maratha is regarded one of the turning point in the हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। ये क्यों हुआ था? जब देखें सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थोड़ी वीक हो जाएगी ना, तो आपके जो साइड वाले होते हैं, दूसरी स्टेट वाले, उनको मौका मिल जाता है आपकी सवनडी पे अटैक करने का। सेम थिंग ये हुई थी मुगल एम्पायर के साथ। जब औरंगजेब जेब जिसका हमने
ओवरव्यू में थोड़ा डिस्कस किया था कि वो बंदा था जिसने मुगल एम्पायर का जो पावर है उसको अच्छे से यूज करके उन चीजों को मैनेज किया हुआ था। जब उनकी डेथ हो गई तो ये एक ग्रीन सिग्नल था मराठास के लिए कि आए आप हमसे लड़ें, हमें इन्वेड करें, अपना एक अलग से एम्पायर बनाएं। और ये जैसे ही हो गया उसके बाद क्या हुआ था कि आपकी जितनी भी वहां पे स्टेट थी वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गई थी। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर आ गया था कि देखें अब तो मुगल्स वीक हो गए। तो वहां पे जितनी भी स्टेट थी छोटी छोटी, जैसे आप राजपूत की अलग थी, सिख्स की अलग थी, जो सिख होते हैं उन वो अलग थे, सिंधी थे वो अलग थे, वहां पे जो मुहाजिरीन थे दूसरी स्टेट से आते थे, अरब थे, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गए, ब्राह्मण थे वो अलग हो गए। तो ये स्टेट्स क्या थी, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गई और ये मुगल एम्पायर खत्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इग्नोरेंस टुवर्ड्स सी पावर। अब एक वो स्टेट थी, दूसरी स्टेट थी वेस्टर्न स्टेट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देख लें, वेस्ट की फर्दर कंट्रीज देख लें, तो उन्होंने अपने नेवल पावर को और नेवल बिजनेस को काफी सारा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। उनको पता था कि सी रूट्स कहाँ पे हैं, किस तरीके से जाना है, और कहाँ कहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से हमला किया जाए। ये हमें देखें जो हॉलीवुड की पुरानी फिल्में होती हैं उन्हें उनमें भी हमें पता होता है कि वो किस तरीके से अपने सी पावर को यूज करते हैं। और ये चीज किसी भी कंडीशन में मुगल एम्पायर में अवेलेबल नहीं थी। आप कोई भी बुक उठा के पढ़ें, उसमें से कहीं पे भी सी पावर का आपको कभी भी जिक्र नहीं मिलेगा। किस तरीके से उनको टैक्स पॉलिसीज करनी है, किस तरीके से वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करनी है, कौन सी स्टेट वाले शिप्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें उनको किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीजें से बहुत दूर थे मुगल्स। और इसी वजह से तो वो अपनी इकोनॉमी जनरेट नहीं कर पा रहे थे, इकोनॉमिक मींस जनरेट नहीं कर पा रहे थे, और एट द एंड दे लॉस्ट देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद जो फाइनल था, एक तो हमारे पास मराठा आ गए थे वहां पे मुगल्स के पास आपके। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी स्टेट थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। डिसइंटीग्रेट हो गई तो फर्दर इन्वेडर्स भी आ गए आप तोड़ने मुगल्स को, जैसे कि नादर शाह देख लें, अहमद शाह अब्दाली देख लें। ये जब भी आए तो इन्होंने तो बोलते हैं ना बिल्कुल तोड़ देने वाला सीन वो कर दिया था। और इसके जैसे ही ये टूट गए, मुगल्स का पावर कम हो गया क्योंकि उनके पास मिलिट्री नहीं थी, उनके पास इकोनॉमी नहीं थी। फिर क्या हो गया, काफी सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स बनना शुरू हो गई, जैसे डेक्कन, उड़ीसा, ओध, बंगाल, बिहार। ये इन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये था लेक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप जितनी भी चीजें मुगल्स की पढ़ेंगे वहां पे कहीं पे भी आपको एजुकेशन का ई भी नहीं मिलेगा। वहां पे क्या था, उन्होंने जो है ना अपनी ही चीजें, अपनी बेगम के लिए चीजें बनाना, ताजमहल देख लें, कोई फोर्ट देख लें, फर्दर वहां पे कोई मकबरा देख लें आप, ये सारी चीजें आप ठट्टा में देख लें। सिंध में काफी सारी मोनूमेंट हैं जो कि मुगल्स ने अपनी बेगमों के लिए बनाई थी। मतलब वो दूर दूर तक उनका सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से कोई भी वास्ता नहीं था। तो वो बंदे उस बंदे के अगेंस्ट ही जाएंगे जो उनकी वेलफेयर के लिए नहीं सोचेगा। तो ये था ओवरऑल हमारा राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, कि आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आई होंगी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पोस्ट फॉल ऑफ मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे, एंड हम डिस्कस करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस, काजेज इम्पैक्ट्स ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ।